2026 ये साल तो ग्लोबल इकोनॉमी की वापसी का साल माना जा रहा था, है ना? ऐसा लग रहा था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, सेंट्रल बैंक्स भी थोड़ी राहत की सांस लेंगे। पर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। अब दुनिया के बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खतरे की घंटी बजा रहे हैं और हमें जानना ही होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल ये है कि 2026 में होगा क्या? एक जबरदस्त रिकवरी या फिर एक और मंदी, जिसे हम रिसेशन कहते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ बहुत ही हैरान करने वाले नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैकिन्जी ने अभी-अभी दुनिया भर के टॉप एग्जीक्यूटिव से बात की और जो निकल कर आया है वो वाकई में चिंता की बात है। सोचिए, 10 में से 7 बड़े लीडर्स का ये मानना है कि 2026 में रिसेशन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी की नब्ज को समझते हैं और अगर वो परेशान हैं तो बात तो गंभीर है। और सुनिए, ये सिर्फ बिजनेस लीडर्स का ही डर नहीं है। जो ऑफिशियल फोरकास्ट आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही कहानी बता रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 2026 में ग्लोबल ग्रोथ रेट सिर्फ 2.7% के आसपास रह सकती है। अब याद कीजिए, पैंडेमिक से पहले ये आंकड़ा 3.2% हुआ करता था। तो हाँ, टेक्निकली ये रिसेशन नहीं है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार साफ तौर पर धीमी पड़ रही है। तो सवाल उठता है कि इस सुस्ती के पीछे है क्या? आज हम 5 ऐसी बड़ी दरारों या कह लीजिए फॉल्ट लाइंस को समझने की कोशिश करेंगे जो ग्लोबल इकोनॉमी की नींव को हिला रही हैं। सच कहूं तो ये वो रिस्क हैं जो बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट की नींद उड़ाए हुए हैं। तो हमारी पहली फॉल्ट लाइन है ट्रेड वॉर। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, हम सब ने इसके बारे में सुना है। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े पॉलिसी शॉक्स में से एक बन गया है। ये टेंशन कभी पूरी तरह खत्म हुई ही नहीं और अब इसका असली असर दिखना शुरू हो गया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बता देती है। 2025 के बीच तक अमेरिका में जो एवरेज टैरिफ रेट था वो 7.7% के पीक पर पहुंच गया। ये 1947 के बाद का सबसे ऊंचा लेवल था। अब थोड़ी कटौती के बाद भी 2026 में ये रेट लगभग 5.6% पर है, जो 1972 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। तो सवाल ये है कि इन ऊंचे टैरिफ्स का आखिर असर क्या हो रहा है? येल और पीटरसन इंस्टीट्यूट के जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि ये एक तरह की दोहरी मार है। एक तरफ तो ये जीडीपी ग्रोथ को कम कर रहे हैं और लाखों जॉब्स खत्म हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई को और बढ़ा रहे हैं, जिससे सीधा सीधा आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। चलिए अब दूसरी फॉल्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहली वाली से कैसे जुड़ी है। अब हमारा फोकस होगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी चीन पर, जो इस वक्त एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जाल में फंस गई है। चीन की इस प्रॉब्लम को कहते हैं डेट डिफ्लेशन, और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए सैलरी तो कम हो जाए लेकिन घर का लोन उतना ही रहे। जाहिर है अब वो लोन चुकाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना? बस चीन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीजों की कीमतें गिर रही हैं लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और नतीजा, लोग खर्च करने से कतरा रहे हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। चीन का जो टोटल डेट है यानी कुल कर्ज, वो अब उसकी जीडीपी का लगभग 300% हो चुका है। 300%! ये कर्ज का एक इतना बड़ा पहाड़ है जो गिरती कीमतों की वजह से और भी ज्यादा भारी होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने तो चीन के हालात की तुलना जापान के 1990 के लॉस्ट डिकेड यानी खोए हुए दशक से कर दी है, और ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। इसका मतलब ये हो सकता है कि चीन एक लंबी और काफी दर्दनाक आर्थिक सुस्ती के दौर में जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ चीन की प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अपने ही देश में डिमांड की कमी की वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में सस्ता सामान भरने लगे तो क्या होगा? वो असल में अपने डिफ्लेशन को बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसका असर दुनिया भर की कंपनियों की कीमतें और मुनाफे दोनों कम हो जाते हैं। हमारी तीसरी फॉल्ट लाइन हमें ले जाती है सेंट्रल बैंक्स की मुश्किलों की तरफ। वो इस वक्त एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां हर कदम रिस्की लग रहा है, और उनके फैसलों का असर सिर्फ उनके देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब ग्रोथ भी धीमी है और महंगाई भी ज्यादा है, दोनों एक साथ। ये किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए एक बुरे सपने जैसा है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, इंटरेस्ट रेट्स, वो इन दोनों समस्याओं को एक साथ सॉल्व ही नहीं कर सकता।
उनकी मुश्किल बिल्कुल साफ है। अगर वो इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से कम करते हैं तो डर है कि इन्फ्लेशन फिर से सिर उठा लेगा। लेकिन अगर वो रेट्स को ज्यादा ही ऊंचा रखते हैं तो वो पहले से ही कमजोर इकोनॉमी को सीधा रिसेशन में धकेल सकते हैं। मतलब वो एक तरह से दो चट्टानों के बीच फंस गए हैं। तो इन सारी फॉल्ट लाइंस को देखने के बाद एक्सपर्ट्स आखिर किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है और वो कौन से वाइल्ड कार्ड्स हैं जो पूरी गेम को ही बदल सकते हैं। तो वर्डिक्ट क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं का मानना है कि जो सबसे मुमकिन सिनेरियो है वो फुल ब्लोन रिसेशन का नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्लोडाउन यानी सुस्ती का है। मतलब ग्रोथ होगी लेकिन बहुत धीमी और ऊबड़-खाबड़, जो कई देशों के लिए रिसेशन जैसा ही महसूस होगा, भले ही कागज पर टेक्निकली रिसेशन ना हो। लेकिन एक मिनट, ये जो बेस केस सिनारियो है ये बहुत नाजुक है। कई ऐसे वाइल्ड कार्ड्स हैं जो इसे पटरी से उतार सकते हैं, जैसे कोई नया जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या फिर सरकारों का बढ़ता हुआ कर्ज। अरे यहाँ तक कि AI स्टॉक्स का बबल फटना भी एक ऐसा बड़ा झटका दे सकता है जो दुनिया को रिसेशन में धकेल दे। पर एक उम्मीद की किरण भी है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि अमेरिका जैसे देशों में जो सरकारी खर्च हो रहा है या जो टैक्स में कटौती हो रही है उससे इकोनॉमी को इतना बूस्ट मिल सकता है कि वो रिसेशन से बच जाए। हो सकता है ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो, लेकिन शायद 2026 के लिए इतना ही काफी हो। तो आने वाले महीनों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? 3 मेन इंडिकेटर्स हैं। पहला, US का कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का लगभग 70% हिस्सा यही है। दूसरा, चीन का डिफ्लेशन डेटा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इसका असर बाकी दुनिया पर कितना हो रहा है। और तीसरा, बॉन्ड मार्केट का बिहेवियर, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हो सकता है दुनिया अभी फ्री फॉल में ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कई सालों में पहली बार कगार के इतने करीब चल रही है। और इकोनॉमिक्स में भी जिंदगी की ही तरह बैलेंस का टेस्ट गिरने से पहले होता है, गिरने के बाद नहीं।